guys. Hello everyone, I'm your host Himanshi Patel And I'm your dost Bhumi Sori. and today's topic is about Life Unfold. So आज हम बात करने वाले हैं हमारी शादी और रिलेशनशिप के बारे में. So हिमांशी आपको पहले बताएगी कि इसकी लाइफ में क्या चेंजेस आए हैं और क्या चेंजेस हुए हैं शादी से पहले और शादी के बाद. So बात करते हैं फर्स्ट फेज के बारे में जो कि होता है हनीमून पीरियड एंड हनीमून पीरियड इज़ ऑल अबाउट एक्साइटमेंट एंड तूने क्या एक्साइटमेंट फील करी थी अपने हनीमून पीरियड पे और कहाँ से तेरा रिलेशन स्टार्ट हुआ था? हमारा रिलेशनशिप स्टार्ट हुआ था टिकटॉक से. लाइक इन 2020 राइट? Yeah. कोरोना टाइम पे? यस कोरोना Okay. टाइम. कोरोना से पहले आई थिंक कोरोना में हम साथ रहे थे. 2019. Kind of, हाँ. ओके. सो लाइक पहले टिकटॉक बहुत चलता था, है ना, जैसे अब आजकल इंस्टाग्राम बहुत चलता है. सो वहाँ पे मुझे साहिल ने खुद बताया कि मैं ऐसे स्क्रॉल कर रहा था टिकटॉक, वो बहुत यूज़ करता था. तो रैंडमली ऐसे मैं और एक दो मेरी खुद की फ्रेंड्स हैं जो मतलब उसने 2-4 प्रोफाइल देखी थी एंड ही वाज लाइक मैं तेरे पे स्टक हो गया था. एंड मुझे था जैसे मैंने एक रील देखी ना तो उसने बोला कि मैं शादी करूँगा तो इससे ही करूँगा, ठीक है. और मुझे अभी भी याद है हमारी जो लिया है केयर टेकर, शी सेड कि अभी थोड़े टाइम पहले बताई थी कि पता है साहिल शोड योर पिक्चर एंड बोला कि मैं इससे शादी करूँगा नहीं तो शादी नहीं करूँगा. तो फिर ही ट्राइड लाइक 1 ईयर तक उन्हें अप्रोच किया. तो वो जो स्टार्टिंग का एक पीरियड था हनीमून पीरियड वो कैसा निकला? यार बहुत बढ़िया निकला. मेरा तो लॉकडाउन में था. लाइक हमारा जब रिलेशन स्टार्ट हुआ था जब लॉकडाउन लग गया था एंड और नया नया रिलेशन स्टार्ट हुआ था, कहीं आ भी नहीं सकते थे कहीं जा भी. एंड तब हम घर ही ये मुझे घर ही ले आया था उसने कि अब तू कहीं नहीं जाएगी. और हमारी सो मतलब 24 घंटे तुम लोग साथ में रहते थे और एंजॉय किया. लेट नाइट खाना पीना, मूवीज देखना, नेटफ्लिक्स, बहुत एंजॉय किया. रील्स बनाते टिकटॉक बनाते थे बहुत ज़्यादा. मतलब मेरा तो बहुत ही अमेजिंग था. मैंने बहुत एंजॉय किया उस टाइम को, लॉकडाउन को स्पेशली. ना मैं एक बहुत फनी बात बताती हूँ मेरे साथ क्या हुआ था. एक दिन ना मेरे को मैं यहीं पे ही थी नाइट स्टे पे. तो वैसे यूजली क्या होता था मुझे रात को घर छोड़ देता था शायद, दिन में हम साथ ही होते थे लॉकडाउन में. सो इतना ज़्यादा ट्रैवल नहीं करते थे. पर एक दिन ना मैंने यहीं स्टे कर लिया था घर पर ही. बट इसने मुझे पापा से छुपाने के चक्कर में वॉर्डरोब में बंद मेरे को वॉर्डरोब में बंद कर दिया. एंड पता है पापा अंदर आए हैं, पापा ने पूरा रूम चेक किया, वॉशरूम, गैलरी पूरा. उनको पता था कि कोई लड़की अंदर है ऑलरेडी? नॉट लड़की ही वाज, But कोई है अंदर, कोई है चल रही, अंदर. कोई पार्टी चल रही, मे बी थॉट कि कोई फ्रेंड होगा, दारू पार्टी चल रही होगी. वो मैं वॉर्डरोब के अंदर, मुझे तो पापा फ्लाइट खोला और मैं नीचे बैठी. डब्बा हो जाता है इसके और साथ. फिर मुझे नेक्स्ट डे पता चला जब मेरी सिस्टर लो है शिखा दी, मैं दी बोलती हूँ उनको, तो उन्होंने मुझे कहा कि भूमि तो सच्ची बताइए तू रात को घर थी? मैंने कहा हाँ दीदी घर तो थी. उन्होंने पापा को बता दिया और देन पापा ने बोला मुझे पता था तभी मैंने वॉर्डरोब खोला नहीं. भाई दैट वाज वेरी एम्बैरेसिंग, बहुत ज़्यादा. बट एक्चुअली दैट्स अ फनी एंड मेमोरेबल मोमेंट जो तुझे पूरी जिंदगी याद रहने वाला है. उसकी फैमिली को भी. उसके बाद मैंने ये सब नहीं है, मैं नहीं आऊँगी घर. उसके बाद से हमने इंगेजमेंट कर ली, शादी होगी और हम यहाँ हैं. अब आप बताएं आपका हनीमून पीरियड कैसा था? आप लोग कैसे मिले? मेरा हनीमून पीरियड फर्स्ट ऑफ ऑल मेरी शादी हुई थी एट द एज ऑफ 19 और मोस्टली 20 के अराउंड. ओह माय गॉड. सो मेरे शादी की. एक्चुअली मेरी शादी का जो रीज़न था जल्दी, उससे पहले बात करते हैं हनीमून पीरियड के बारे में. हनीमून पीरियड में मेरे जो हस्बैंड है मतलब पार्थ, तो वो हमेशा कॉलेज के बाहर, मैं गर्ल्स कॉलेज से थी तो मेरी फ्रेंड के साथ 5 फ्रेंड के साथ वो हमेशा मुझे लेके जाता था कि किसी तरह भी ट्राई करे कि ये मेरी गर्लफ्रेंड बन जाए और किसी तरह मैं इससे शादी कर लूँ. इसके साथ साथ 5 लड़कियों को और पार्टी देता था सो दैट ये इम्प्रेस हो जाए, है ना? नहीं बट वो इम्प्रेस वाला सीन नहीं था. बट मेरे लिए फ्रेंड्स बहुत मैटर करते हैं एज यू नो. आपके फ्रेंड्स थे वो सारे? हाँ वो सब मेरे फ्रेंड्स थे. बट हाँ मेरे को अकेले जाते हुए बहुत ज़्यादा शर्म आती थी. आई वॉज वेरी शाय दैट टाइम. तो खुलने में और किसी से बात करने में बहुत टाइम लगता था मुझे उस टाइम पे. बट आज नहीं, आज मैं बहुत अच्छे से बात कर सकती हूँ. और एक याद आया मुझे, आपको डर भी लगता था, भाई थे बहुत. हाँ मेरे 2 बड़े भाई थे और रात को मुझे बात करना अलाउड नहीं था. और आज तक मेरा हस्बैंड इस बात के लिए मुझसे, मेरी मम्मी से भी कंप्लीट करी है उसने कि 10 बजे के बाद ही मेरे से बात नहीं करती थी. आई वॉज वेरी शाय और मैं बहुत पर्टिकुलर होती थी अपनी चीज़ों के लिए. और
जब दो बड़े भाई हो तो मुझे लगता है पहले कि की ना जनरेशन होती भी थी, मतलब Actually. डर होता था मदर्स का, फैमिली का डर होता था, बट आज की जो जनरेशन है, ओ माय गॉड, वो पेरेंट्स को कैसे ट्रीट करते हैं। आज की मुझे जनरेशन लग मुझे रहा नहीं लगता कि वो लिव इन के अलावा किसी के साथ रहना चाहती है। है, और मुझे लगता है हमारी लास्ट जनरेशन थी जो फैमिली का डर था जिनको, और जो कमिटमेंट करते थे, जो लोग Exactly. एक्चुअल में कमिटमेंट करते थे कि अगर हमने किसी के साथ रहना है और चाहे कुछ भी सिचुएशन हो, एंगर इश्यूज हो या फिर फाइनेंशियली कुछ प्रॉब्लम्स हो, उसको रहना है। Yes. और ये इशू सबसे बड़ा आज के टाइम पे है। एंड सेकंड थिंग, मैं वापस अपने टॉपिक से भटक गई हूँ। ट्रैक से बाहर हम ट्रैक से बाहर जा रहे हैं। मैं, और अभी मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन था, आज के टाइम पे डिवोर्स कितने होने लग गए हैं, लाइक रिलेशनशिप, शादी मजाक बन इसके गया है। बारे में भी हम अभी बात करेंगे, Yes. बट बाद में आएंगे, हमारा ऑटो ट्रैक हो रहा है बिल्कुल। Yes, ओके, continue. सो इस तरीके से हम मिले थे। एंड जब फर्स्ट डेट के लिए पार्थ ने मेरे से पूछा था, और आई वॉज वेरी स्केयर्ड कि मेरी फ्रेंड गुस्सा ना हो जाए, क्यों? क्योंकि हम सब साथ में घूमते थे और किसी को नहीं पता था कि हम लोग रिलेशन में आने का सोच रहे हैं। और जब मुझे ये चीज़ें लगी कि अब मेरे को रिलेशन में आना है, बट मेरी फ्रेंड्स क्या सोचेंगे कि मेरे को रिलेशन में आना है, आई वॉज मतलब वेरी शाय इन चीज़ों के लिए। मेरे को समझ नहीं आता था कि किस तरीके से मैं डील करूँगी, बट धीरे धीरे वो चीज़ प्रोसेस में आई। और इसके बाद जब हमने अपने फ्रेंड्स को बताया और चीज़ें चली आगे, मेरे ख्याल से 1 या 1.5 साल मैंने पार्थ को डेट किया है, उसके बाद मेरी शादी हो गई। आप बता कि शादी करने की कोई पर्टिकुलर एज होती है, जैसे लोगों को बहुत प्रेशर होता है कि इस एज में बच्चा हो जाना चाहिए, 30 से पहले बच्चा कर लो, 20-25 से पहले शादी कर लो, ऐसा तेरी साइड से कोई प्रेशर है? सो ये क्वेश्चन ऐसा है जो मेरे लिए बहुत बड़ा है, क्योंकि मेरी शादी 20 साल में हो गई थी और पूरी ज़िंदगी मैंने हमेशा यही सुना है कि मेरा बाल विवाह हुआ है, और लोग इस बात पे हंसते भी हैं, कई इस बात पे शॉक भी होते हैं। एंड इनफैक्ट आज के टाइम पे जब लोग 32 ईयर्स तक इतने एम्बिशियस हैं, उनको अपना करियर बनाना है, उनको शादी के बारे में नहीं सोचते, तो ये बहुत बड़ा आज के टाइम पर टास्क है कि किसी को ये बोलना कि किसी ने 20 साल में शादी कर ली है। बट आई गेस मैंने इतने ज़्यादा डिफरेंसेस फील नहीं करे। इनफैक्ट मेरे को शादी के बाद फ्रीडम ही मिली है, जो कि लोग कहते हैं कि हाँ शादी के बाद बहुत सारी चीज़ें चेंज होती है। हाँ, मेरे लिए वो पॉजिटिव वे में चेंज हुई है। क्या तू बताना चाहेगी तेरे लिए कैसा एक्सपीरियंस रहा था? पूछना है तुझसे, डू यू बिलीव इन डेस्टिनी? या मे बी, है ना? हाँ। मैं भी डेस्टिनी में बिलीव करती हूँ। मैं एक बात बताती हूँ, मैंने कभी सोचा ही नहीं था कि मैं इस लाइक मेरी शादी 25-26 में हो गई थी, और मैंने कभी डिसाइड नहीं किया, कभी सोचा नहीं था कि मैं शादी करूँगी, किस एज में करूँगी, ना मेरे घर से कोई प्रेशर था, कुछ भी नहीं था। बट मैं देखती हूँ डेस्टिनी प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, है ना? और मेरी डेस्टिनी में लाइक आई एम वेरी लकी, मुझे बहुत अच्छा हस्बैंड मिला है, बहुत केयरिंग है, बहुत अच्छी फैमिली मिली है। और इसी चीज़ को लेके ना मैंने देखा है लोगों ने मुझे बहुत ट्रोल किया था। एक चीज़ मैं इस बात में ऐड करना चाहती हूँ, हमारी लास्ट वीडियो में जो कि फर्स्ट वीडियो थी, उस पर एक कमेंट आया था जिसमें लड़की ने ये पूछा था कि भूमि दी, आपने अपने मैरिज के टाइम पे बहुत ज़्यादा ट्रोल और बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी फील करी थी, जहाँ पे लोगों ने आपसे ये बोला था कि आप गोल्ड डिगर है और आप एक लड़के से शादी सिर्फ इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उसके पास पैसा है। सो बट मैं सच बताऊँ, मैंने कभी नेगेटिव कमेंट्स पे कभी गौर नहीं किया, मैंने कभी ध्यान नहीं दिया लोग क्या बोल रहे हैं क्या नहीं बोल रहे हैं, बिकॉज लोगों का काम है बोलना, और लोगों का मुंह आप कभी बंद नहीं करवा सकते, लाइक ये चीज़। और मैं देखे लड़कियों को बहुत नीचा दिखाती हैं, गलत कमेंट पास करती हैं। आई गेस आज के टाइम पे ऐसी बहुत सारी लड़कियां, मैं किसी को जज नहीं कर रही, पर मुझे लगता है कि ऐसी बहुत सारी लड़कियां हैं जो सोच के शादी करती है कि हमारा पति बहुत ज़्यादा फाइनेंशियली चीज़ें मैटर करती है, सभी के लिए करती है। बट जहाँ पे मुझे लगता है एक वर्ड आता है लव, वहाँ पे आप कुछ नहीं देखते, ना फाइनेंशियल, ठीक है, ना आप कितना ज़्यादा सेक्रीफाइस कर रहे हैं, ना आप किसी फैमिली के लिए क्या कर रहे हैं, ये चीज़ें बहुत पीछे रह जाती है अगर एक वर्ड आता है जहाँ पे आपको निभाना है, राइट? और अगर प्यार है तो भाई मिल के पैसे भी कमा लेंगे। और मैंने देखा लाइक लोग आज, चलो क्या ही बोला, तो नीचे लोग कमेंट करेंगे कि आप गर्ल्स आप जज कर रहे हो लोगों को, लाइक लोगों के लिए बोल रहे हो, बट आई हैव सीन बहुत सारी लड़कियां, बट अभी मुझे ऐसी नेगेटिविटी ऐसे नहीं मिला है कुछ कमेंट्स। बट मुझे शादी, जब मेरी नई शादी हुई थी ना, अगर हम कोई रील डालते थे, कोई वीडियो डालते थे, आपने पैसा देख के शादी करी है, ये है वो है, मतलब कुछ भी बोलते थे रैंडमली, ना लेना ना देना, ना मुझे जानते थे ना कुछ, बट मुझे कुछ भी नहीं बोलना, मेरा हार्डवर्क बोलता है। एंड मैं अपना हार्डवर्क कर रही हूँ,
नो डाउट हस्बैंड सपोर्ट पूरा है, हस्बैंड शी प्रूव्ड हरसेल्फ। यस, मुझे लोगों को इसके आगे उस कमेंट पे जाके हमें ये चीज़ बताने की भी ज़रूरत नहीं है कि क्या है और क्या नहीं है, राइट। और लोगों का काम है बोलना, वो तो बोलेंगे ही, लोग हैं कुछ तो कहेंगे, लोगों का काम है कहना। और उनको आप सुनो मत, अदरवाइज आपका हो जाएगा जीना हराम। आप क्या कहना चाहोगे? लाइक कभी लोगों ने ऐसे ट्रोल किया है, लाइक आपको क्या रहता है जब भी कोई ऐसे नेगेटिव लोग आते हैं या नेगेटिविटी होती है तो आप कैसे डील करते हो? मुझे लगता है कि मैं नेगेटिविटी इतनी जल्दी अपने अंदर एब्जॉर्ब नहीं करती, क्योंकि मैं बहुत चबी और बहुत ही जॉली नेचर की लड़की हूँ। मैं सबके अराउंड अगर कभी हूँ तो मैं खुश रहूँगी। मुझे कभी ये चीज़ बैठ के अगर मैं सोचने लग जाऊँगी कि सामने वाला मेरे लिए क्या बात बोल के गया है या फिर क्या सोच रहा है, तो वो चीज़ मेरे पे इम्पैक्ट करेगी और मैं 10 लोगों के बीच में खड़े होके अपनी स्माइल, जिस तरीके से मैं हंसती हूँ, जिस तरीके से मैं लोगों के बीच में रहती हूँ, वो पर्सनैलिटी नहीं रख पाऊँगी। तो सबसे बड़ा पॉइंट ही यही है, अगर आप वो चीज़ एब्जॉर्ब कर लोगे तो आप रियल नहीं रह पाओगे वर्ल्ड के आगे। बट हाँ, जो मैंने नोटिस किया है, तेरा इंस्टेंट वो नहीं आता रिएक्शन, है ना? इंस्टेंट रिएक्शन मेरा नहीं आता, क्योंकि मुझे लगता है कि अगर मेरी बात सामने वाले को हर्ट कर जाए, उससे पहले मैं अपने आप को चुप कर लूँगी। मैं कहूँगी कि नहीं, यहाँ पे नहीं बोलना है। और ये शायद मेरे अंदर अपब्रिंगिंग कह लो कि कहीं ना कहीं मेरे पेरेंट्स ने ये चीज़ डाली है, या फिर छोटे होते से जब से मैं बड़ी हुई हूँ मैंने ये चीज़ें सीखी है, क्योंकि मैं सबसे छोटी थी घर पे। तो मुझे पता है कि अगर किसी को कुछ बोलना है उससे पहले आपको 10 बार सोचना है। शायद यही चीज़ मुझे लोगों के अराउंड चुप करा देती है कि लड़ने से पहले मैं बहुत कम लड़ती हूँ। मेरी लड़ाई किसी से बहुत कम होती है, क्योंकि वही मेरे माइंड में रहता है कि किसी को बुरा नहीं बोलना है, किसी का दिल नहीं दुखाना है। और मेरे साथ है कि अगर अगर मुझे किसी की कोई बात बुरी लगे ना, मेरे फेस से आप जज कर लोगे, आपको मेरे फेस से पता लग जाएगा कि कोई बात हुई है, मेरा इंस्टेंट रिएक्शन आ जाता है, मैं मन में नहीं रखती कोई। और मैंने देखा है जो मैंने किसी की वीडियो में देखा था, लाइक जो बहुत ज़्यादा एक्सप्रेस नहीं कर पाते ना, वो बाद में वही प्रॉब्लम से खुद डील कर रहे होते हैं। लाइक मे बी ओवरथिंकिंग, जैसे हमने लास्ट वीडियो में बात करी थी, एंग्जाइटी। सो क्योंकि आप वही वाला गुस्सा अंदर दबा रहे हो ना। अगर आपको किसी की बात बुरी लगी, आप इंस्टेंट उसको बोलो ना मुझे नहीं अच्छा लगा, आगे से आप मत बोलना, वो चीज़ आपके मन में नहीं रहेगी, आप रिलीफ फील करोगे मैंने बोल दिया। बट आपने नहीं बोला, आपको किसी की कोई बात बुरी लगी, आप घर काश मैं उसी टाइम रिप्लाई दे देता, काश मैं बोल देती, मैंने क्यों नहीं बोला, सोचते रहोगे और आप 10,000 थॉट लेके आओगे सेम चीज़ के लिए। अगर ये मैंने खुद एक्सपीरियंस किया, अगर आपको कोई चीज़ अच्छी नहीं लग रही है आप बोल दो, आपको देखना मतलब ना आप ओवरथिंक करोगे ना डिप्रेस रहोगे, उस चीज़ को लेके आप सोचोगे नहीं, सेकंड थॉट नहीं आएगी। ये होता है। तो जब भी आपको ऐसा लगे ना, जस्ट एक्सप्रेस योरसेल्फ। हमेशा दूसरों का मत सोचो कि उसको बुरा लगेगा, बोलते हुए तो उसको बुरा नहीं लगा ना। मे बी इस चीज़ पे मेरे को वर्क करने की ज़रूरत है, क्योंकि मेरे को शायद ये सीखने की ज़रूरत है कि कहीं पे अगर आपको किसी को बुरा बोलना भी पड़ जाए तो आप बोल सकते हो। जब वो सामने वाला अपनी बात एक्सप्रेस कर रहा है या कुछ बुरा है, उसको पता है बुरा है मुझे नहीं बोलना, जिस स्टिल वो बोल रहा है, तो आप क्यों डर रहे हो रिप्लाई देने, चाहे वो बड़ा हो या छोटा हो। मैं राइट पॉइंट टू बी नोटेड। आप बड़ों की रिस्पेक्ट मत करो, रिस्पेक्ट करो। अगर बड़ा ही नहीं सोच रहा कि आप कुछ भी बोल रहे हो, बड़े हैं तो कुछ भी तो नहीं बोलेंगे ना। सो अपना पॉइंट भी रखो, और हर एक पॉइंट रखने का तरीका होता है। आप तमीज़ से रख दो, सुनेंगे वो, और मे बी वो नेक्स्ट टाइम रियलाइज़ भी करे कि यस गलत भी किया। सो हर चीज़ का हर एक पॉइंट रखने का एक तरीका होता है, आप अच्छे वे में भी रख सकते हो। भूमि, एक और बात है जो कि लेडीज़ के लिए बोली जाती है कि शादी से पहले और शादी के बाद काफ़ी बिहेवियर चेंज होता है, जो कि कहा जाता है कि जैसे तूने और मैंने ऑब्वियसली शादी से पहले सोचा होगा कि हमारी लाइफ ऐसी होगी, या फिर हमारी एक बैलून होता है जो हमने एक्सपेक्टेशंस का बनाया होता है, और वो शादी के कुछ साल बाद या फिर 1 साल बाद हम ये फील करते हैं कि वो टूटने लग जाता है, और उसकी वजह से बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट मिलती है एक लेडी को, जो कि इसलिए होती है मुझे लगता है कि जो एक हाउस होल्ड वर्क है, एक प्रोफेशनल लाइफ है, ठीक है, और एक मदरहुड जो कि लड़की से एक्सपेक्ट किया जाता है, जो कि हर लेवल पे आजकल हर लड़की वर्किंग है मेरे ख्याल से। तो तुझे क्या लगता है कि ये बहुत बड़ा प्रेशर है एक लेडी के ऊपर, या फिर इजीली हम इससे ओवरकम हो सकते हैं? या मेरे को ऐसा नहीं लगता कि ये बहुत ज़्यादा प्रेशर है, बट हाँ उन लोगों के लिए चैलेंज है जिनके इन लॉ सपोर्टिव नहीं है, हस्बैंड सपोर्टिव नहीं है, क्योंकि सबसे मेन पार्ट है हस्बैंड का सपोर्ट होना। अगर हस्बैंड आपको सपोर्ट नहीं कर रहा है तो आप कहीं भी सेटिस्फाइड, कहीं भी खुश नहीं रहोगे,
बिकॉज आपका बैक ऑफ द माइंड यही स्ट्रेस रहेगा ओवर द टाइम। लाइक मैंने भी बहुत लोगों के इंस्टाग्राम पे डीएम्स पढ़े जिनका मेन इशू रहता है कि हमारे इन लॉज सपोर्टिव नहीं है या यू नो हस्बैंड सपोर्टिव नहीं है बिल्कुल भी, मतलब किसी भी चीज़ को लेके। सो मुझे ऐसा लगता है कि हस्बैंड का अच्छा होना बहुत ज़रूरी है, उसके बाद फैमिली भी अच्छी हो जाती है। एंड मैंने ऐसा कभी कोई फेस नहीं किया किसी चीज़ को लेके कि किसी चीज़ का प्रेशर है या ये नहीं करना वो नहीं करना। मेरे को हर चीज़ में छूट मिली है, जो करना है करो, बस कुछ गलत नहीं करना, है ना। तो एज वी बोथ आर वर्किंग वुमेन, ठीक है, हम लोगों ने कभी कुछ इतना ड्रास्टिकली चीज़ें फेस नहीं करी है, बट स्टिल समहाउ कहीं ना कहीं चीज़ें ऊपर नीचे होती है, कहीं ना कहीं आपको सेक्रीफाइसेस करने पड़ता है। जैसे अगर हम काम पे जा रहे हैं, ऑब्वियसली कई चीज़ें हम घर पे ऐसी मिस करते हैं, बट मेरे को लगता है जैसे तूने बात करी कि एक सपोर्टिव हस्बैंड, और सो वी बोथ आर वर्किंग वुमेन राइट, एंड उसकी वजह से कई बार हमें घर से बाहर जाना पड़ता है और कभी घर पे हमारी एब्सेंस में हमारी ज़रूरत होती है और हम उस चीज़ को नहीं संभाल पाते। तो जैसे तूने बात करी सपोर्टिव हस्बैंड की, तो अगर हस्बैंड एक्चुअल में सपोर्टिव है और आपकी एब्सेंस में वो चीज़ें संभालता है, मुझे लगता है ये सबसे बड़ा पॉइंट है एक मैरिज का, जिसमें सिर्फ आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, आपके हस्बैंड की भी उतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और उसको उसके अंदर अगर वो मेल ईगो नहीं है कि मैं इस चीज़ को क्यों करूँ, अगर आपके अंदर आपके हस्बैंड के अंदर मेल ईगो है तो वो काम नहीं करेगा, और वही चीज़ एक रिलेशन को और आफ्टर मैरिज आई गेस डिफ़िकल्टीज पैदा करती है, राइट। एक चीज़ मुझे पूछनी है, अब जैसे नई नई शादी होती है तो तेरा सबसे बड़ा टास्क क्या था और तूने कैसे एडजस्टमेंट करी? क्या तुझे डर था ऐसे नहीं करना या वैसे नहीं करना? क्या चीज़ें थी जिस पे तूने वर्क किया? और एक्चुअल में लाइक सबके होते हैं, देखो बंदा लड़ रहा है, मतलब मैं जानना चाहती हूँ कि तूने कैसे एडजस्ट किया आफ्टर मैरिज। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बताना चाहती हूँ कि मेरी शादी को ऑलमोस्ट 9 years कंप्लीट हो गए, एंड उसी बेसिस में मैं बताती हूँ कि मेरी जो शादी है वो इंटरकास्ट है फर्स्ट ऑफ ऑल। मतलब मैं पंजाबी हूँ और मेरे हस्बैंड गुजराती है। सो सबसे बड़ा उसमें टास्क था लैंग्वेज बैरियर। जब आपके इन लॉज से आप मिलते हो और वहाँ पे जाके जब आप बैठते हो और वो सब हंस रहे हैं और आपको समझ नहीं आती है नए नए में कि ये क्या बात कर रहे हैं, ये मेरी चुगली तो नहीं कर रहे नहीं मेरी चुगली तो नहीं कर रही, मुझे गाली तो नहीं दे रहे हैं, या फिर मुझे आधी बातें समझ नहीं आती कि मैं उस लैंग्वेज बैरियर की वजह से उनके रिलेटिव से कैसे बैठ के बात करूँ, या फिर किस तरीके से बताऊँ कि हाँ मेरे क्या बिहेवियर है, या फिर मैं कैसे बात कर सकती हूँ लोगों से। दो चीज़ें बता जो तेरे को याद है, मतलब कुछ फेवरेट है उनकी लैंग्वेज में। गुजराती लैंग्वेज में, गुजराती लैंग्वेज में सबको जानते हो, एक तो केम छो मजामा, एंड सेकंड चीज़ कि खाना खा लिया को बोलते हैं जमी लीदू, राइट। और ये कुछ कुछ वर्ड्स है जो मुझे आते हैं जो कि मैं बोल सकती हूँ। एंड फेवरेट खाना मेरा है थेपला। थेपला विद ग्रीन मिर्ची, ग्रीन मिर्ची, पूरी रात थेपला, दैट इज माय फेवरेट। बहुत ही अमेजिंग था वो। गुज्जू ही तो लेके आया था, गुज्जू लेके आया था, हाँ हाँ, जा रहे थे, हाँ, बहुत ही टेस्टी, आप जरूर ट्राई करना। एंड सेकंड एक और क्या? सेकंड है सेव टमाटर की सब्जी। सेव टमाटर? यस, सेव होता है एक टाइप का नमकीन, अच्छा ठीक है, उसकी और टमाटर की सब्जी बनती है। और जब भी आप गुजरात अगर जाना चाहो, जो गुजराती हो, गुजराती फैमिलीज हो, वो जानते हैं कि ये बहुत ही टेम्पटिंग होती है। और इनका नमकीन का भी बिजनेस है गाइस, क्या है बताना? चखना चखना, दारू पीते हो तो कांटेक्ट करें, गुजरात सेंसर्ड सब कुछ मिलेगा। ओके, इट्स अनफिल्टर्ड, ओके, अनफिल्टर्ड टॉक्स। सो टॉपिक से नहीं भटकते, टॉपिक वापस आ जाते हैं। एंड सो ये था। एंड सेकेंड, फर्स्ट ईयर ऑफ मैरिज जो मैं हर किसी कपल को बोलती आई हूँ, जो बहुत मुश्किल होता है, वो इसलिए होता है कि एक्साइटमेंट लेवल इतने ज़्यादा होते हैं एडजस्टमेंट करने में। जैसे अगर आपको मैं बहुत छोटा सा टॉपिक बताती हूँ, दैट इज़ अबाउट अलमीरा। अगर आपको अपने रूम की अलमीरा किसी को देनी पड़े तो आप क्या फील करोगे? मुझे लगता है अगर हम एज अ गर्ल भी बात करते हैं, हमें अपनी चीज़ें शेयर करने की बात करें, राइट। एंड हस्बैंड लोग तो भाई अपना बेडरूम शेयर कर रहे हैं, अपना वार्डरोब पूरा, मतलब अपनी पर्सनल चीज़ें, पर्सनल लाइफ, अपने फोन, एवरीथिंग। एंड एक बात तो याद है, जो मैं भी जब मेरी शादी हुई थी, मुझे एडजस्टमेंट में एक ही में दिक्कत हुई थी। वो अब मैंने देखा न्यूली मैरिड आप लोगों को भी हुई होगी, और जिसको हुई है कमेंट ज़रूर करना। लाइक डाउटिंग, इतना ज़्यादा लड़ना है ना, बहुत ज़्यादा इनसिक्योरिटी जो कि मेरे साथ हुई है 1 year तक। तो भाई नो डाउट इतनी फाइट्स, क्योंकि हम दोनों को एक दूसरे की आदतें नहीं पता, है ना। शादी के बाद हम पहली बार रहने आए हैं, कब उठना है कब सोना है,
मतलब वो पूरा दिन क्या करता है, कैसे रहता है, सब कुछ हमें अडेप्ट करने में बहुत टाइम लगता है। तो मुझे 1 ईयर लगा कम्प्लीटली उसकी आदतें पूरी एक्सेप्ट करने में, उसको एज इट इज जैसा है। और एक चीज़ है, आप हैप्पी कब रहोगे, जब आप सामने वाले बंदे को ना एक्सेप्ट कर लोगे कि जैसा वो है, जैसा है right. वैसे एज इट इज एक्सेप्ट कर लो। अगर यू विल ट्राई कीप चेंजिंग हिम कि ये आदत भी चेंज हो जाए, वो भी चेंज हो जाए, तभी मैं खुश रहूँगी, कभी नहीं होगा और आप कभी खुश रहोगे नहीं। सो खुद पे आप वर्क करो। जो मैंने रियलाइज़ किया, मैं बहुत ज़्यादा उसको ना वो करती थी, तेरी ये आदत अच्छी नहीं है, तू खुद चेंज हो, मैं लड़ती रहती थी। एंड शी नोज, मैं इसको इतने फ़ोन करती थी और इसने मुझे एक साल की बात है, 1 साल मैं इसको कहती थी, यार हिमांशी तू कैसे रह लेती है, हस्बैंड है नहीं, रात रात को घर एक मेरे को इस बात से एक मुझे सिनेरियो याद आया फिर से, जो कि ये था कि मैं और भूमि रात को अराउंड 2 o'clock हम बैठे हुए और ये फ़ोन पे लगी हुई है कॉल करने साहिल को कि साहिल घर नहीं आ रहा है, साहिल घर नहीं आ रहा है। और ऑब्वियसली मेरे हस्बैंड के साथ था वो, तो मैं बहुत चिल थी, आई वॉज जस्ट वेरी चिल। एंड कितने साल हो गए शादी को, उसके बहुत साल हो गए तब शादी को मेरे ख्याल से 6 या 7 साल हो गए थे। हाँ। और ये कह रही कि तू इतनी चिल कैसे है, तू मतलब ऐसे अपना माइंड तूने कैसे मेकअप किया है कि अभी तेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है। तो मैंने इसे बोला शादी को 1 साल होने दे, और ये लिटरली बैठ के रोती थी कि नहीं रात को मेरे को छोड़ के वो कहाँ पार्टी कर रहा है, वो क्यों कर रहा है, जबकि वो सिर्फ अपने फ्रेंड्स के साथ थोड़ी देर बाहर जाना चाहता था, जो मुझे लगता है हर हस्बैंड की प्रॉब्लम है। और अब वाइफ्स अंडरस्टैंड नहीं करती, ये रियलिटी है, ये रियलिटी है। गर्ल्स का नहीं होता है, शक बहुत करते हैं, डाउट लड़की के साथ ही होगा सब। यू नो व्हाई? और उनके लिए लड़कियां मैटर नहीं करती। यू नो व्हाई? क्योंकि ना जो हस्बैंड्स है वो भी अपनी वाइफ को उस टाइप की फ्रीडम नहीं दे रहे हैं जहाँ पे जाके वो खुद अपनी फ्रेंड्स के साथ बैठ के एंजॉय कर सके। सो वो एक जेलेसी मुझे लगता है एक हस्बैंड एंड वाइफ के बीच में वो एक पार्ट आ जाता है कि ये क्यों टाइम स्पेंड कर रहा है और मैं क्यों नहीं कर पा रही। मैंने देखा है गर्ल्स ना क्या करती है, सारी प्रायोरिटी अपने हस्बैंड को ही बना लेती है। फ्रेंड, राइट। हस्बैंड के साथ ही रहना है, सब कुछ हस्बैंड के साथ ही करना है। सो एक्सपेक्टेशन भी उसी से ही है। यस, बट और हस्बैंड का क्या है, उनकी प्रायोरिटी कभी चेंज नहीं होती। अगर ठीक है वाइफ है, फ्रेंड्स भी उतने इंपॉर्टेंट है। पर हम गर्ल्स का क्या, जो हम मेजरली करते हैं, तू और मैं कितना मिल लिया आज तक, कभी नहीं मिले हम। कभी हमारा हस्बैंड प्लान बना रहे तो हम मिलते, कभी हमारा डे आउटिंग का प्लान हुआ अकेले, कभी नहीं हुआ। बट इसके पीछे वो रीजन नहीं है, इसके पीछे हम रीजन है कि हम खुद नहीं बनाते, क्योंकि मेंटेलिटी ऐसा नहीं है हस्बैंड हमारे मना करते हो तो बोलते तुम जाओ ना, बट हमें तो नहीं, सब कुछ करना तो पति के साथ ही करना है और हम कुछ करते ही नहीं उसी चक्कर में। और उसी चक्कर में अकेले सड़ रहे होते हैं, मर रहे होते हैं, हम क्या कर रहे हैं, हम तो अकेले। बट उनको तो देखो अपनी स्पेस चाहिए। तो मेरा एक ये है कि हमारे गर्ल गैंग इज इम्पोर्टेंट, देनी चाहिए। गर्ल गैंग इज आल्सो इम्पोर्टेंट। घूमने जाओ, शॉपिंग करो खुद के लिए खुद, क्योंकि देखो नोबडी कैन मेक यू हैप्पी। आपको खुद के लिए चीज़ें करनी है, चाहे बाहर वाला जो मर्जी कर ले। अगर आप दूसरों को बोलोगे ना तूने मुझे उदास किया, तू ही मुझे खुश कर, फिर तो आपको कोई भी आके उदास कर जाएगा। यस, किसी पे डिपेंड नहीं रहना आपको। सो हमेशा मेक श्योर कि आप अपने लिए चीज़ें करो, दूसरों को छोड़ दो आप। पर आप जब अपना खुद हैप्पी रहोगे ना, सामने वाला अपना हैप्पी रहेगा। मैंने ये रियलाइज़ किया, मैं शादी का इतनी रोंदू बन गई थी, मैं तो डिप्रेशन। इसलिए 1 ईयर तक शांत रहो, 1 ईयर तक अपने आप को काम रखने की कोशिश करो, क्योंकि जितना आप सेक्रीफाइस कर रहे हो ऑब्वियसली आपका पार्टनर भी उसी चीज़ को समझ रहा है, आपको अपने घर के अंदर एडजस्ट करने की कोशिश कर रहा है और बहुत पॉइंट पे बहुत चीज़ें वो भी सीख रहा है। तो थोड़ा सा काम डाउन हो जाओ, थोड़ा सा खुश रहो। मेरे साथ ये 1 ईयर तक हुआ, मैं बहुत ज़्यादा डिप्रेस थी, मुझे एंग्जाइटी होती थी, मेरा कुछ काम करने का मन नहीं करता था, मैं ओवर थिंक करती थी, रात रात को सोती नहीं थी। सो मेरा एकदम सब कुछ रिलेशन सा ख़राब हो गया था। ही वाज लाइक तू मुझे कैद कर रही है, बहुत ज़्यादा कंट्रोल कर रही है। फिर मैंने धीरे धीरे अपने ऊपर वर्क किया और टच वुड नाउ आई एम फाइन। अब मुझे पता है कैसे रिएक्ट करना है, कब रिएक्ट करना है। ठीक है मना करो, इतना भी फ्रीडम मत दो, बट फ्रीडम छीनो भी मत पूरी। सो आज के रिलेशनशिप में मैं यही बताना चाहूँगी, टिप क्या कहते हैं उसको, टिप एक एडवाइस देना चाहूँगी। अंडरस्टैंड योर पार्टनर, टाइम दो, स्पेस होना बहुत जरूरी और है। सबसे प्लस पॉइंट इस पूरी कन्वर्सेशन का वो ये है कि अगर फ्रीडम दोगे ना तो सामने वाला मुझे नहीं लगता कि कभी जाके तुम्हें झूठ बोलेगा, ना तुमसे डरेगा सच बोलते हुए कि मैं कहाँ पे हूँ, या फिर मैं फ्रेंड्स के साथ एंजॉय करना चाह रहा हूँ, या फिर अपनी दिल की बातें वो तुमसे छुपाएगा, जहाँ पे एक्चुअल मेजर इश्यूज पैदा होते हैं एक रिलेशन कपल्स में। राइट। झूठ बोलना बंदा वहीं से स्टार्ट करता है, जब आप उसको ओवर कंट्रोल करते हो, जब आप उसकी हर चीज़ एक्सेप्ट नहीं करते तो झूठ ही बोल रहे हैं, तो उसको होता है कि यार मैं सच क्यों ही बोलूँ, झूठ बोल देता हूँ, कम से कम लड़ेगी तो नहीं।
तो हमने ये चीज़ तो रियलाइज़ करी और मैंने अपनी इस चीज़ पे बहुत ज़्यादा वर्क किया है। एक ही चीज़ बोलना चाहेंगे, किसी के कहने पर डिसीजन मत लो, किसी थर्ड पर्सन को इन्वॉल्व मत करो, कोई रिलेशनशिप एडवाइस मत लो। और क्योंकि हर किसी इंसान की जर्नी अलग होती है, हर किसी की मैरिज अलग है, हर किसी को लाइफ को देखने का तरीका अलग है। तो ऑब्वियसली जो हमने टिप्स दिए हैं वो आपकी सिर्फ हेल्प कर सकता है, बट एट लास्ट उस वक्त चीज़ तो को आप ही को किस करें। तरीके से आपने आगे लेके जाना है वो आपकी जर्नी है, एंड आपका प्यार है, आपका पार्टनर है। सो ये हमारी पार्टनर, डाउट मत करो, और यही चीज़ है जो आपको आगे तक लेके जाएगी। सो ओके एवरीवन, ये थी हमारी जर्नी, कुछ अनफिल्टर्ड टॉक्स एंड लाइफ अनफोल्ड, जो कि आज का एपिसोड था। एंड आई होप आप लोगों ने एंजॉय किया होगा, बोरिंग नहीं लगा होगा। और कमेंट करके ज़रूर बताना, और आप कैसी वीडियोस देखना चाहते हो, मज़ा आ रहा है, एंजॉय कर रहे हो, तभी हम कंटिन्यू करें। सपोर्ट देते रहना, हमें पता भी लगता रहना कि आप लोग लाइक भी कर रहे हो कि नहीं। सो नेक्स्ट वीडियो पे मिलते हैं जल्दी, तब तक के लिए लाइक, सब्सक्राइब, शेयर।